बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर जाहिद शहजाद है। मैं भावल विक्टोरिया हॉस्पिटल में यूरोलॉजिस्ट, रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पे प्रैक्टिस करता हूँ। आज के मेरे लेक्चर का मौजू है इनफर्टिलिटी। अगर शादीशुदा कपल में 2 साल से ज़्यादा अरसे में औलाद ना हो तो कपल को डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। उसमें सबसे पहला और इब्तदाई जो टेस्ट किया जाता है वो सीमन एनालिसिस का है, यानी मनी का टेस्ट किया जाता है और उसमें जरासीमों की तादाद को देखा जाता है कि इसमें जरासीमों की तादाद क्या नॉर्मल लेवल पे है या कम लेवल पे है। इसमें जो जरासीमें या स्पर्म्स काउंट जो होती है, अगर वो लेस देन 15 मिलियन पर ml हो तो ये उनको कहते हैं ये ओलिगोस्पर्मिया है। इस कंडीशन को कहा जाता है कि स्पर्म्स की तादाद कम है और ये मेन काज होता है मेल इनफर्टिलिटी का, जिसमें मेल इनफर्टिलिटी फैक्टर इन्वॉल्व होता है इस बांझपन के अंदर। इसमें मेल के जो स्पर्म हैं या जरासीमें हैं वो बच्चे पैदा करने के लिए कम होते हैं। क्योंकि मैं मेल इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ तो मैं ज़्यादातर आपको इसके ऊपर डिस्कशन करूँगा कि मेल के ये जरासीमें या स्पर्म काउंट क्यों कम होते हैं और इसकी क्या काजेज़ हो सकती हैं। तो इसमें सबसे पहले हम मेल की हिस्ट्री, एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशंस करने के बाद डायग्नोसिस पे पहुंचते हैं। इसमें उनके पहले एज देखी जाती है कि क्या वो ओल्ड एज तो नहीं है। ज़्यादा उम्र के लोगों में बाज़ औक़ात ये स्पर्म काउंट कम बनती हैं। इसके अलावा उनकी देखी जाती है ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री कि वो कौन से काम से, कौन सा बिज़नेस, कौन सी जॉब करता है, क्या वो हार्ड क्लाइमेट में तो नहीं करता और बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े तो नहीं पहनता। ऑक्यूपेशन की हिस्ट्री ली जाती है। इसके अलावा उनकी फैमिली हिस्ट्री में हम पूछते हैं कि क्या उनकी फैमिली में किसी और मेल को भी इस तरह का प्रॉब्लम है या कोई ऐसा कपल है उनकी फैमिली में जिनको औलाद रिलेशंस में और बिल्कुल खूनी रिश्तेदारों में अगर ये प्रॉब्लम है तो अमूमन 50% चांस होता है कि किसी और उनके खूनी रिश्तेदार में भी इस तरह का इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम हो, तो उनकी फैमिली हिस्ट्री भी देखी जाती है। इसके साथ फिर हम उनका एग्जामिनेशन करते हैं। सिस्टेमिक एग्जामिनेशन के बाद जब जनरल एग्जामिनेशन करते हैं तो उनका हम टेस्टिकुलर के अंदर चेक करते हैं कि वहाँ पे कोई इस तरह का उनके टेस्टिस के अंदर कोई वेरिकोसील, कोई हर्निया या कोई लंप तो नहीं है। ये हर बंदा, हर मेल खुद भी चेक कर सकता है, अपने टेस्टिस को चेक कर सकता है, देख सकता है कि उनके टेस्टिस के अंदर कोई इस तरह की कोई स्वेलिंग तो फील नहीं हो रही या उनके एक या दोनों टेस्टिस में से कोई ऐसा तो टेस्टिस नहीं है जो अनडिसेंडेड हो, यानी दोनों टेस्टिस का साइज़ भी ठीक होना चाहिए और दोनों को अपने टेस्टिस की थैली यानी स्क्रोटम के अंदर मौजूद भी होना चाहिए कि अनडिसेंडेड टेस्टिस तो उनको नहीं हुए। और इसके अलावा जब फील करते हैं उनको महसूस हो कि अंदर नालियाँ थोड़ी सी फूली हुई महसूस हो रही हैं और जैसे वर्म का बैग फील होता है, ऐसे वर्म्स या कीड़े जैसे ये मोटे नालियाँ फील हों अगर टेस्टिस के अंदर, तो ये वेरिकोसील होने की अलामत है। और ये भी एक काज है मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी में और सीमन में स्पर्म के काउंट कम होने की। इसके अलावा हर्निया को चेक कर सकते हैं कि अगर दोनों जो स्क्रोटम का साइज़ है अगर एक का बड़ा है एक का छोटा है तो फिर भी ये काज हो सकता है कि हर्निया, उसकी वजह से भी स्पर्म काउंट कम हो जाते हैं। फिर हम उनका टेस्ट करवाते हैं, हार्मोनल टेस्ट भी करवाते हैं। जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में उनके सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर भी देखना होते हैं कि जिस्म के ऊपर जो बाल हैं वो सही तरीके से आए हुए हैं। अगर बाल पूरी तरह नहीं होते, सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर जैसे कि मूंछें हैं, दाढ़ी है, जिस्म के बाल हैं, प्यूबिक हेयर हैं, अगर वो फुली डिस्ट्रीब्यूट ना हों या कम हों, स्कैंटी हों, तो हम ये असेस कर सकते हैं कि इनमें हार्मोनल प्रॉब्लम है। फिर हम उनका खून के ज़रिए हार्मोन के टेस्ट करवाते हैं और चेक करते हैं कि इनके हार्मोन लेवल कैसा है, जिसमें सीरम FSH, सीरम LH, सीरम प्रोलैक्टिन, सीरम टेस्टोस्टेरोन है। ये टेस्ट करवा के हम देख लेते हैं और इसके साथ साथ हम उनका क्रोमोसोमल टेस्ट भी करा के देखते हैं क्योंकि कंजेनिटल डिजीज़ के अंदर बाज़ औक़ात क्रोमोसोमल प्रॉब्लम भी होता है, उस वजह से भी इनका जो स्पर्म काउंट कम होता है। इसके साथ साथ उनकी हम पर्सनल हिस्ट्री लेते हैं। अगर पेशेंट अल्कोहल लेता है, शराब पीता है, तो शराब पीने वालों में भी बाज़ औक़ात ये सीमन क्वालिटी जो है वो पुअर होती है और स्पर्म काउंट कम होता है। इसी तरीके से जो तंबाकू नोशी करते हैं, सिगरेट पीते हैं, टबैको यूज़ करते हैं, उसकी वजह से भी स्पर्म की मोटिलिटी के ऊपर और काउंट के ऊपर असर पड़ता है। ऐसा काम जिसमें बहुत ज़्यादा गर्मी में काम करते हैं, भट्टों में काम करने वाले लोग, गर्मी में काम करने वाले लोग और टाइट कपड़े पहनने वाले लोग, उनमें भी स्पर्म काउंट कम हो जाती है। ओबीज़ लोगों में, बहुत ज़्यादा जो मोटे होते हैं, उनमें स्पर्म काउंट कम हो जाती है। ये सारे फैक्टर देखने पड़ते हैं और जब हम फाइनल डायग्नोसिस पर पहुंचते हैं कि क्या इसका किस वजह से ऐसे इनका स्पर्म काउंट कम हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली इसकी ट्रीटमेंट होती है।
अमूमन जब डॉक्टर के पास जाके बताते हैं और उनका स्पर्म काउंट कम होता है तो वो ऐसे ही अन्यवा किसी को हार्मोन देना शुरू कर देते हैं, दवाइयाँ देना शुरू कर देते हैं, सिंथेटिक टेस्टोस्टेरोन देना शुरू कर देते हैं। कई लोग गायनेकोलॉजिस्ट के पास चले जाते हैं और वो फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट को ट्रीट करने के साथ साथ मेल को भी ऐसी हार्मोन्स और मल्टीविटामिन्स और इस तरह की चीज़ें देना शुरू कर देती हैं बगैर पेशेंट को देखे। हालांकि मेल का प्रॉब्लम है तो मेल के स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाए ताकि वो उसका एग्जामिन करे। अगर उसका वेरिकोसील है और उधर से उसने टेस्टोस्टेरोन या इस तरह की और भी बहुत सारी मेडिसिन ऐसे यूज़ की जाती हैं जो कि जबकि काज डिफरेंट होता है, तो सबसे पहले आप इसके काज के ऊपर जाएं कि क्या काज है, क्या सर्जिकल काज है या मेडिकल काज है या हार्मोनल काज है, क्रोमोसोमल काज है, कंजेनिटल काज है। जो काज है उसके अकॉर्डिंगली इसकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए। तो सबसे पहले उसके काज और डायग्नोसिस पे पहुँचें। अगर बिल्कुल ही स्पर्म नहीं आ रहे, एज़ोस्पर्मिया उसको कहते हैं, एज़ोस्पर्मिया की ट्रीटमेंट और इन्वेस्टिगेशन डिफरेंट है। उसमें हम देखते हैं कि बायलेटरल ब्लॉकेज तो नहीं है वास डिफरेंस के अंदर या कार्ड के अंदर या सेमिनल वेसिकल्स के लेवल पे कहाँ पे इसकी ब्लॉकेज है या टेस्टिकुलर लेवल तक ब्लॉकेज है, तो उसमें हम वेजोग्राफी करते हैं या फिर टेस्टिकुलर बायोप्सी की तरफ जाते हैं जिसमें एज़ोस्पर्मिया हो, स्पर्म बिल्कुल ही ना हो। अगर कम स्पर्म है उसकी ट्रीटमेंट और है, और जिसकी कोई स्पर्म ना हो, एज़ोस्पर्मिया हो, उसकी ट्रीटमेंट और है। लेकिन ये ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू काज है। इस वीडियो में ये कहने का मकसद ये था कि जिस किसी के स्पर्म कम आ रहे हैं, काउंट कम हो रही है, तो ऐसे बगैर डॉक्टर को एग्जामिनेशन के बगैर दवाई नहीं खानी चाहिए और हर डॉक्टर को भी ऐसे ही प्रिस्क्राइब नहीं करना चाहिए। पूरी तरह हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन और फाइनल डायग्नोसिस के बाद अकॉर्डिंग टू काज इसकी ट्रीटमेंट करवानी चाहिए। और आजकल ये मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और ये नौजवानों में और कपल्स में इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस होती है और सोशल आइसोलेशन हो जाती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो उन तमाम कपल्स को शेयर करें और उनको बताएं और ऐसे डॉक्टर्स को भी ये शेयर कीजिए जो इसको ऐसे ही ट्रीट कर रहे हैं, हकीमों को भी ये दिखाएं, उनको भी शेयर करें ताकि वो ऐसे अन्यवा हार्मोन्स प्रिस्क्राइब ना करें। सिंथेटिक टेस्टोस्टेरोन जिसका साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, ऐसे प्रिस्क्राइब ना करें। अगर ये चैनल आपको पसंद आए और ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।